हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल को कवर करेंगे और इस बुक में 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें बुक में 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल को। गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल देखते हैं। गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल में पहले देखते हैं गुप्त राजवंश का प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। श्रीगुप्त द्वारा गुप्त राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो लगभग 275 ईस्वी में की गई थी। मोहरों पर अंकित गुप्तस्य तथा श्रीगुप्तस्य किस प्रारंभिक शासक से संबंधित था? तो श्रीगुप्त से था। समुद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति में गुप्तों के पूर्वजों में से प्रथम शासक का क्या नाम उल्लेखित है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश के संस्थापक को चीनी यात्री त्सिंग ने किस नाम से संबोधित किया था? तो चेलीकीतो से किया था। प्रभावती गुप्ता के पूना तथा शरदपुर ताम्रपत्रों में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे बताया गया है? तो आदिराज को बताया गया है। चीनी यात्री त्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृग शिखवन में करवाया था। श्रीगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त राजवंश के द्वितीय शासक कौन बने थे? तो घटोत्कच बने थे। श्रीगुप्त शासक घटोत्कच के पिता का नाम क्या था? तो श्रीगुप्त था। स्कंदगुप्त के सुपिया रीवा के लेख में गुप्तों की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? तो घटोत्कच से होता है। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार गुप्तों के पूर्व मगध पर किस राजवंश का शासन स्थापित था? तो लिच्छवी राजवंश का था। किस इतिहासकार के मतानुसार मगध पर 3री शताब्दी में मोरंडो का शासन था और महाराज गुप्त तथा घटोत्कच उन्हीं के सामंत थे? तो सुधाकर चट्टोपाध्याय का था। किस इतिहासकार के अनुसार 3री शताब्दी में मगध पर शकों का शासन था तथा प्रारंभिक गुप्त शासक शकों के सामंत थे? तो फ्लिटिन एवं बनर्जी के अनुसार। किस इतिहासकार के अनुसार गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे? तो रखाल दास बनर्जी के। प्राचीन भारतीय इतिहास में कौन सी उपाधि सामंत स्थिति सूचक बन गई थी? तो महाराज। सर्वप्रथम गुप्तों ने किसके नेतृत्व में गंगा घाटी में राजनीतिक महानता प्राप्त की थी? तो घटोत्कच ने किया था। अब देखते हैं गुप्तों की वर्ण जाति उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत देखते हैं। तो विद्वान और उनके मत देखते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी का मत क्या था? तो ब्राह्मण था। सुधाकर चट्टोपाध्याय, रमेश चंद्र मजुमदार, गौरी शंकर, श्री हीराचंद्र ओझा का मत क्या था? तो क्षत्रिय था। रामचरण शर्मा, रोमिला थापर, एस अलेक्तर, एलन एस के अयंगर का मत क्या था? तो वैश्य था। काशी प्रसाद जायसवाल का मत क्या था? तो निम्न कुल जाट था। अब देखते हैं गुप्तों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों के मत देखते हैं। विद्वानों के मत और स्थान देखते हैं। एलन गांगुली, रमेश चंद्र मजुमदार का मत क्या था? तो बंगाल था स्थान। हेमचंद राय चौधरी का मगध था। SR गोयल तो पूर्वी उत्तर प्रदेश था। अब गुप्त इतिहास जानने के स्रोत देखते हैं। तो गुप्त इतिहास जानने के कौन से स्रोत है? तो साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। पहले साहित्यिक स्रोत देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में किससे मिलता है? तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण से मिलता है गुप्त के इतिहास जानने का स्रोत। उसके बाद विशाख दत्त
की कृति देवी चंद्रगुप्तम नाटक तथा मुद्रा राक्षस से मिलता है। शूद्रक की कृति मृच्छकटिकम से मिलता है। वात्स्यायन की कृति कामसूत्र से मिलता है। चीनी यात्री फयान का यात्रा विवरण से मिलता है। किशोरिका योजिका कृति कौमुदी महोत्सव नाटक से मिलता है। कालिदास की रचनाएं से मिलता है। गुप्तकालीन विविध साहित्य, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं समकालीन वैज्ञानिक ग्रंथ से मिलता है। अब देखते हैं गुप्तों के बारे में पुरातात्विक स्रोत को। तो पुरातात्विक स्रोत में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति से मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की उदयगिरी के प्राप्त गुहालेख से मिलता है। मेहरौली का लोह स्तंभ से मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख तथा जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख से मिलता है और विभिन्न शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्के, निर्मित मंदिरों तथा स्मारकों के विवरण से मिलता है। अब देखते हैं गुप्त राजवंश के प्रमुख शासक को। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी। गुप्त राजवंश का वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त प्रथम को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा है? तो हेमचंद राय चौधरी ने कहा है। चंद्रगुप्त प्रथम किसके पुत्र थे? तो महाराज घटोत्कच के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त राजवंश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में है। गुप्त संवत की शुरुआत कब की हुई थी? तो 319 ईस्वी में। गुप्त संवत किसने प्रारंभ किया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। गुप्त संवत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वल्लवी संवत के नाम से जाना जाता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने किस समकालीन राजवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो लिच्छवी राजवंश से किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना विवाह किसके साथ किया था? तो कुमार देवी के साथ किया था। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी किस राजवंश से संबंधित थी? तो लिच्छवी राजवंश से संबंधित थी। गुप्तों तथा लिच्छवियों के मैत्रिक वैवाहिक संबंध के उपरांत कौन सा राज्य गुप्तों के अधिकार में आ गया था? तो उत्तरी बिहार का वैशाली राज्य आ गया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाहोपरांत किस प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे? तो स्वर्ण सिक्के जारी करवाए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम तथा लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के विवाह की पुष्टि किस ऐतिहासिक स्रोत से की जाती है? तो स्वर्ण सिक्कों से की जाती है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों के प्रकार को किन विभिन्न नामों से जाना जाता है? तो विवाह प्रकार, राजा रानी प्रकार, लिच्छवी का प्रकार, चंद्रगुप्त और कुमार देवी प्रकार के नाम से जाना जाता है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम रजक चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किस शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो पूर्व में मगध से पश्चिम में प्रयाग तक था। अब देखते हैं समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का 350 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त प्रथम के पश्चात गुप्त वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? तो कुमार देवी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की शासनावधि क्या थी? तो 350 से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रयाग प्रस्तुति है। प्रस्तुति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो राजा की श्रुति थी। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो राजकवि हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस शैली में की गई थी? तो चंपू शैली, पद एवं गद्य शैली में। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत भाषा में। प्रयाग प्रस्तुति की रचना किस भाषा में की गई थी? तो संस्कृत में। मध्यकाल में किस शासक ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्तुति को कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित रखवा दिया था? तो अकबर ने रखवा दिया था।
पर्याप्त परिस्थिति से किस शासक के सैन्य अभियान, प्रशासन तथा दिग्विजय की जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के। समुद्रगुप्त के पर्याप्त परिस्थिति में कौशल के शासक का क्या नाम उल्लेखित है? तो महेंद्र। पर्याप्त परिस्थिति पर सर्वप्रथम किस शासक का नाम उल्लेखित है? तो मौर्य सम्राट अशोक का है। पर्याप्त परिस्थिति में अंकित कोठूर किस स्थान को इंगित करता है? तो उड़ीसा के गंजाम जिले में कोठूर को करता है। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दिया था? तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दिया था। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा किस पुस्तक में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा गया है। समुद्रगुप्त की दक्षिणापंथ विजय को किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी है? तो हेमचंद राय चौधरी ने दिया है। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की तुलना महापद्म नंद से की थी? तो हेमचंद राय चौधरी ने किया है। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी तथा अनेक पुत्र पौत्र उन्होंने उल्लेख किया है? पुत्रों के होने का उल्लेख किया गया तो एरन अभिलेख से है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का एक नाम चंद्र प्रकाश किस ग्रंथ में मिलता है? तो काव्यालंकार सूत्र में मिलता है। किस गुप्त शासक के काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था? तो समुद्रगुप्त के काल में हुआ था। कौन सा गुप्त शासक अपनी माता की ओर से लिच्छवियों से संबंधित था? तो समुद्रगुप्त। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो कृष्णचरित्र की थी। कांचगुप्त के ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? तो सिक्के हैं। गुप्त काल में युद्ध एवं शांति का मंत्री किस नाम से जाना जाता है? तो संधि विग्राहिक के नाम से जाना जाता है। छंदोबद्ध मुद्रा लेख अंकित कराने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। किस गुप्त शासक ने सिलोन श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया से बिहार बनाने की अनुमति दी थी? तो समुद्रगुप्त ने दिया था। समुद्रगुप्त के समकालीन कांची का शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। किस युग में भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, क्लासिकल युग कहा जाता है? तो गुप्त युग को कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग, क्लासिकल युग क्यों कहते हैं? तो कला एवं साहित्य के प्रगति के कारण कहते हैं। गुप्त शासकों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? तो 6 प्रकार उपलब्ध हैं। अब देखते हैं समुद्रगुप्त कालीन विभिन्न प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं देखते हैं। गरुड़ प्रकार की, तो अलंकृत राजा की आकृति, गरुड़ ध्वज तथा पृष्ठ भाग पर सिंहासन देवी के साथ पराक्रम अंकित है। धनुधारी प्रकार, तो राजा धनुष बाण धारण किए हुए, पृष्ठ भाग पर शिववाहिनी देवी के साथ अप्रतिरथ उपाधि अंकित है। परशु प्रकार, तो परशु धारण किए हुए, पृष्ठ भाग पर देवी की आकृति तथा कृतांत परशु उपाधि अंकित है। अश्वमेघ प्रकार, तो यज्ञ यूप में बंधे हुए घोड़े का चित्र, पृष्ठ भाग पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति के साथ अश्वमेध पराक्रम अंकित है। व्याघ्रहनन प्रकार, तो धनुष बाण से व्याघ्रन का आखेट करते हुए राजा का चित्र तथा व्याघ्र पराक्रम उपाधि अंकित है। पृष्ठ भाग पर मकर वाहिनी गंगा की आकृति के साथ राजा समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। वीणा वादन प्रकार, तो वीणा बजाते हुए राजा की आकृति तथा महाराज अधिराज श्री समुद्रगुप्त उत्कीर्ण है। पृष्ठ भाग पर लक्ष्मी की आकृति है। पर्याप्त परिस्थिति में वर्णित प्रशासनिक प्राधिकारियों के नाम। संधि विग्राहक, तो संधि और युद्ध का मंत्री। खाद्य पाटकी, तो राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष। कुमार मात्य, उच्च श्रेणी के प्रशासनिक अधिकारी। महादंडनायक, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी।
धर्म प्राचीर बंद वैदिक धर्म का पालन करता किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान को संरक्षण प्राप्त था? तो वसुबंधु को था। किस गुप्त शासक के सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। कौन सा गुप्त शासक कुशल संगीतविद था? तो समुद्रगुप्त था। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। एरन के लेख में किस गुप्त शासक की तुलना प्रभु, रघु आदि महान शासकों से की गई है तथा उसे पराक्रम एवं विनय का स्रोत कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह है। पृथ्वी प्रथम वीर किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो समुद्रगुप्त की। सर्वराजो क्षेत्र किस एकमात्र गुप्त शासक को कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। अब देखते हैं रामगुप्त को। तो रामगुप्त का काल 375 ईस्वी है। समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त हुआ था। अब देखते हैं गुप्त शासक रामगुप्त के ऐतिहासिकता को देखते हैं। रामगुप्त के साहित्य देखते हैं तो कौन कौन साहित्य मिलता है? तो विशाख दत्त की कृति देवी चंद्र गुप्तम, बाण भट्ट कृति हर्षचरित, भोज कृति श्रृंगार प्रकाश, शंकराचार्य कृति हर्षचरित की टीका, राजशेखर की काव्य मीमांसा, अबुल हसन अली कृति मुजमल उत्तर तारीख में मिलता है। अभिलेख तो दुर्जन विदिशा का लेख, काम्बेक का लेख, संजन का लेख और संगली का लेख में मिलता है। मुद्राएं तो भिलसा तथा एरन से प्राप्त ताम मुद्राएं है। कौन सा गुप्त शासक शकों द्वारा पराजित हुआ तथा अत्यंत अपमानजनक संधि के लिए बाध्य हुआ था? तो गुप्त शासक रामगुप्त। कौन सा गुप्त शासक शकों से पराजित होने के उपरांत अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी ध्रुव देवी को शक राजा को भेंट में देना स्वीकार किया था? तो गुप्त शासक रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने छंद वेश धारण कर शक पति की हत्या किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किस अभिलेख में महाराजा अधिराज रामगुप्त का उल्लेख मिलता है? तो दुर्जनपुर विदिशा के लेख में मिलता है। गुप्त शासक रामगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। गुप्त वंश का राज्य की चिन्ह क्या था? तो गरुड़ पक्ष। किस ग्रंथ में गुप्त शासक रामगुप्त के आचरण को प्लीज जनु चित्र कहा गया है? तो देवी चंद्रगुप्तम नाटक में कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं विक्रमादित्य को देखते हैं। 375 से लेकर 415 ईस्वी है। रामगुप्त के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य हुए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो रामगुप्त के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पिता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का क्या नाम था? तो दत्त देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की शासनावधि क्या थी? तो 375 से 415 ईस्वी। किस गुप्त शासक के शासनकाल में राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से अभूतपूर्व प्रगति हुई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से हुआ था। अब देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कालीन ऐतिहासिक स्रोत को। साहित्य तो कालिदास के ग्रंथ है। विदेशी विवरण तो चीनी यात्री फयान की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। अभिलेख तो मथुरा स्तंभ एवं शिलालेख, उदयगिरी के 2 लेख में, गढ़वा अभिलेख तथा सांची प्राप्त अभिलेख में मिलता है। सिक्के तो स्वर्ण, रजत एवं ताम के विविध प्रकार के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की उपाधियां क्या क्या थी? तो देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रामक, विक्रमादित्य, परम भागवत, राजाधिराजसी, भट्टकार।
गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय किसे पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों को पराजित करने के पश्चात किया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या मिलता है? तो देवगुप्त मिलता है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस समकालीन राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो नागवंश, वाकाटक वंश और कदंब वंश से किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस नागवंशीय कन्या के साथ विवाह किया था? तो कुबेर नाग के साथ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किसके साथ किया था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किए थे। गुप्त राजवंश एवं कदंब राजवंश के वैवाहिक संबंधों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो तालगुंड अभिलेख से होता है। किस गुप्त शासक को उदयगिरी गुहा अभिलेख में संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कृत स्तंभ पृथ्वी जय कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो शकों के उन्मूलन के बाद किए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस विदेशी शक्ति को उन्मूलित करने के लिए व्यापक सैनिक अभियान किया था? तो शकों के लिए किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शक प्रतिद्वंदी कौन था? तो रुद्रसेन तृतीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शक प्रतिद्वंदी रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर किस राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण किया था? तो गुजरात एवं काठियावाड़ राज्य को किया था। किस गुप्त शासक ने व्याघ्र शैली के सिक्के गुजरात एवं काठियावाड़ के क्षेत्र में चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए थे। गुप्तकालीन पश्चिमी समुद्र गुप्त का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? तो ब्रिगकच्छ भरोच था। महरौली का लौह स्तंभ लेख किस काल में निर्मित किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसे अपना राजदूत बनाकर कुंतल के शासक काकुस्थवर्मा के दरबार में भेजा था? तो फायान को। शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में। किस गुप्त शासक को पाटलिपुत्र वाधीश्वर तथा उज्जैनीपुर वाधीश्वर कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के किसके द्वारा पाटलिपुत्र वागीश्वर तथा उज्जैनीपुर वागीश्वर कहा गया? तो कुंतल अनुश्रुतियों के द्वारा कहा गया है। गढ़वा अभिलेख तथा रजत मुद्राओं में परम भागवत तथा महाधिराज किस गुप्त शासक को कहा गया है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को संपूर्ण पृथ्वी का विजेता कहा गया है? तो उदयगिरी के गुहा अभिलेख में कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव वीरसेन किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था। किसने उदयगिरी की पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया था? तो वीरसेन ने करवाया था। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में उज्जैनी में विद्वानों की परीक्षा के लिए एक विद्युत परिषद थी? तो राजशेखर कृति काव्य मीमांसा से चलता है पता। किस ग्रंथ में उज्जैनी नगर को पृथ्वी का भूषण कहा गया है? तो कथा सरित सागर ग्रंथ में कहा गया है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को गणना सम्राट कवियों की कोटि में की गई है? तो 16 कृति उदय सुंदरी कथा में किया गया है। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज के उपाधि दी गई है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा अभिलेख में।
मध्य भारतीय राज्य को ब्राह्मणों का देश किस विदेशी ने कहा है? तो फयान ने कहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का क्या नाम था? तो प्रभावती गुप्ता था। महरौली स्तंभलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। गुप्तकालीन शासकों का सबसे बड़ा विशाल कोष कहाँ स्थित है? तो बयाना में। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अन्य कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शाकाहारी की थी। प्राचीन भारत के सिंचाई कर को क्या कहते थे? तो बीदक भागम कहते थे। तोरमान किस जातीय दल का नेता था? तो हुर्ण का। शतरंज का खेल किस देश में उद्भूत हुआ था? तो भारत में। आरंभिक भारतीय मंदिरों में कौन सा ईंटों द्वारा निर्मित है? तो भितरगांव। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो उदिताचार्य है। गुप्तकालीन मथुरा स्तंभलेख के अनुसार उदिताचार्य ने दो शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? तो कपिलेश्वर एवं उपमितेश्वर के नाम से किए थे। प्राचीन भारतीय शिल्प में किस देवता का प्रतीक स्वरूप एक रिक्त सिंहासन के रूप में दर्शाया गया? तो सूर्य को दर्शाया गया है। किस राजवंश के काल में से संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1,00,000 श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त राजवंश में मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 16 उत्खनन कराने का श्रेय किसे है? तो विंध्यसेन को है। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभलेख करता है। अब देखते हैं कालिदास के ग्रंथ। रघुवंश तो महाकाव्य, कुमार संवत महाकाव्य है, विक्रमोर्वशीय ये भी महाकाव्य, मेघदूत तो खंड काव्य या गीति काव्य है, ऋतु संहार खंड काव्य गीति काव्य है, मालविका अग्निमित्रम नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है। किस एक स्तर पर शिल्प में विष्णु का वारा अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरि गुफा विदिशा में दर्शाया गया है। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है? तो पुलकेशिन के अहोल प्रशस्ति में मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त राजवंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम हुए थे। कुमारगुप्त प्रथम की माता का क्या नाम था? तो ध्रुव देवी था। कुमारगुप्त प्रथम की पिता का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। कुमारगुप्त प्रथम का छोटा भाई गोविंद गुप्त कहाँ पर राज्यपाल था? तो बसार वैशाली में था। कुमारगुप्त प्रथम की शासनावधि क्या थी? तो 415 से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने अब तक कितने अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो 18 अभिलेख प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेख को। विल्सर अभिलेख तो एटा उत्तर प्रदेश से मिला है। विशेषता क्या है? तो कुमारगुप्त का ये प्रथम अभिलेख है जो 415 ईस्वी तिथि अंकित है इस पे, और इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली है। इसमें गढ़वा के 2 शिलालेख तो इलाहाबाद प्रयागराज में है। गढ़वा प्रयागराज से 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। किसी दानगृह को 10 और 12 दिनार दिए जाने का वर्णन है। मंदसौर अभिलेख में
तो यदशपुर मध्य प्रदेश प्राचीन मालवा में है। यह मध्य प्रदेश यह लेख प्रशस्ति के रूप में है और इसकी रचना वस्त्र भट्टी ने की थी। राजपाल बंधु वर्मा का उल्लेख सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है इसमें। करमडंडा तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश इसकी है। इसकी स्थापना 436 ईस्वी में कुमारगुप्त के मंत्री पृथ्वीसेन ने की थी। मानकुंवर अभिलेख तो ये मानकुंवर प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 448 ईस्वी में बुद्धमित्र नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा करवाया गया था। समुद्रगुप्त के पश्चात किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। प्राचीन भारत में पुष्यमित्र नामक जाति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम की खग निहंता प्रकार के सिक्कों पर किस पशु के शिकार का अंकन किया गया है? तो गेंडा का किया गया है। कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र जाति के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी लेख में मिलता है। गुप्त काल में पुष्यमित्र जाति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वायु पुराण तथा जैन कल्पसूत्र में मिलता है। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किस गुप्त शासक ने किया था? तो समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने किए थे। कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन पुंड्रवर्धन भुक्ति राज्य का राज्यपाल कौन था? तो चिरादत्त था। कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन पुंड्रवर्धन भुक्ति राज्य के राज्यपाल चिरादत्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो दामोदर के ताम्रपत्र में मिलता है। कुमारगुप्त के समकालीन पश्चिमी मालवा क्षेत्र में स्थित दसपुर का राज्यपाल कौन था? तो बंधु वर्मा था। कुमारगुप्त के समकालीन पश्चिमी मालवा क्षेत्र के राज्यपाल बंधु वर्मा का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त कालीन किस उच्च अधिकारी को उपरिक महाराजा कहा गया है? तो पृथ्वीसेन को कहा गया है। गुप्तकालीन शासक पृथ्वीसेन का कार्य क्षेत्र किस प्रदेश में था? तो अवध प्रदेश में था। कुमारगुप्त कालीन प्रशासक पृथ्वीसेन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो करमदंडा अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कुमारगुप्त प्रथम के किस प्रशासक ने महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति की स्थापना की थी? तो बुद्धमित्र ने किए थे। कुमारगुप्त प्रथम के किस राज्यपाल ने मालवा में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बंधु वर्मा ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। चीनी यात्री हेनस्वांग के विवरण के अनुसार नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाकादित्य कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कुमारगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया था? तो पुष्यमित्र जातियों को किया था। अब देखते हैं स्कंदगुप्त कर्मादित्य 455 से लेकर 467 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो स्कंदगुप्त हुआ था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त की शासनावधि क्या थी? तो 455 से 467 ईस्वी था। गढ़वा अभिलेख तथा चांदी के सिक्कों में स्कंदगुप्त की अंतिम तिथि क्या मिलती है? तो 467 ईस्वी मिलती है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो जूनागढ़ का अभिलेख है। इस अभिलेख में स्कंदगुप्त की प्रारंभिक तिथि 455 ईस्वी का उल्लेख मिलता है। तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। स्कंदगुप्त के द्वारा निर्मित जूनागढ़ अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो गुजरात, सौराष्ट्र और जूनागढ़ से किया गया है। स्कंदगुप्त के द्वारा हुर्नों की पराजय की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त ने हुर्नों को परास्त कर सौराष्ट्र या सौराष्ट्र प्रांत में किसे राज्यपाल नियुक्त किया था? तो पर्णदत्त को किया था।
स्कंदगुप्त के शासनकाल में किसने सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था? तो गिरनार के पुरपति चक्रपालित ने करवाया था। किस जैन ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त कुमारगुप्त की राजगद्दी पर बैठा था? तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प में मिलता है। सर्वाधिक हुन आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुन मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के थे। हुर्नों का प्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। हुर्नों का प्रारंभिक नेता कौन था? तो खुशनेवाज यूएन राय के अनुसार। हुर्नों को भारतीय लोग किस नाम से पुकारते थे? तो मलेच्छ के नाम से पुकारते थे। हुर्नों का आक्रमण किस भारतीय ग्रंथ में मिलता है? तो सोमदेव कृति कथा सरित सागर में मिलता है। स्कंदगुप्त कालीन सिक्के देखते हैं तो कौन कौन से हैं? तो गरुड़ प्रकार के, वेदी प्रकार, नंदी प्रकार, धनुधारी प्रकार, छत्र प्रकार, अश्वारोही प्रकार के सिक्के मिलते हैं। गुप्त शासक स्कंदगुप्त का साम्राज्य किस क्षेत्रों को समाहित किया है था? तो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम के सौराष्ट्र तक किया था। गुप्त काल में सौराष्ट्र या सौराष्ट्र प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तो गिरनार था। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र राज्य के राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। मौर्य सम्राट अशोक के समय सुदर्शन झील का प्रबंध का निर्माण किसने करवाया था? तो तुषाप ने करवाया था। शक महाक्षत्र रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील का बांध टूटने पर किसने पुनर्निर्माण कराया था? तो राज्यपाल सुविशाख ने करवाया था। गुप्त शासक स्कंदगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। भित्री नामक स्थल पर किस गुप्त शासक ने विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। स्कंदगुप्त ने दक्षिण भारतीय शासक को मालवा से खदेड़ दिया तथा किसको अपना सामंत नियुक्त किया था? तो प्रभाकर को अपना सामंत नियुक्त किया था। अब देखते हैं स्कंदगुप्त कालीन के प्रमुख प्राधिकारियों के नाम। प्रदत्त तो सौराष्ट्र का राज्यपाल, स्वर्नाग तो अंतर्वेदी गंगा यमुना दोआब का विषयपति, भीमवर्मन कौशाम्बी का राज्यपाल, प्रभाकर पश्चिमी मलवा का राज्यपाल, चक्रपालित तो गिरनार का पुरपति। अब देखते हैं स्कंदगुप्त की उपाधियां। तो स्कंदगुप्त कौन कौन सी उपाधियां की थी? तो कर्मादित्य, परम भागवत, देश रक्षक, शकारद, क्षिति पशुपति, विजिताप, निर्वनित पति और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस अभिलेख में स्कंदगुप्त की तुलना चक्रवर्ती राम और युधिष्ठिर से की गई है? तो शूपिया अभिलेख में किया गया है। किस जैन ग्रंथ में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बुद्धिमान तथा धर्मात्मा कहा गया है? तो आर्य मंजूश्री मूल कल्प में कहा गया है। स्कंदगुप्त कालीन के प्रमुख अभिलेख हैं तो जूनागढ़ अभिलेख तो सौराष्ट्र गुजरात में है। 455 ईस्वी की तिथि में हुर्न आक्रमण सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण मिलता है इसमें। बिहार स्तंभलेख तो पटना बिहार में है और इसमें स्कंदगुप्त के समय के राजाओं एवं प्राधिकारियों का नामों का विवरण मिलता है। भीतरी स्तंभलेख तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। पीयूषमित्र जातियों एवं हुर्नों के युद्धों का विवरण इसमें मिलता है। अब देखते हैं गुप्त वंश के अवनति काल को। पुरुगुप्त 467 से 476 ईस्वी। किस गुप्त शासक के पश्चात गुप्त साम्राज्य के अवनति प्रारंभ हुई थी? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो पुरुगुप्त हुआ था। गुप्त शासक पुरुगुप्त कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र तथा स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। भीतरी मुद्रा लेख में पुरुगुप्त की माता का नाम क्या है? तो महादेवी अनंत देवी है। पुरुगुप्त की पत्नी का नाम क्या है? तो चंद्र देवी है।
गुप्त शासक पूर्व गुप्त की शासनावधि क्या थी? तो लगभग 467 से 476। परमार्थकृत वसुभ धुनिज वन वृत्त के अनुसार गुप्त शासक पूर्व गुप्त किस धर्म का मातानी था? तो बौद्ध धर्म का था। पूर्व गुप्त काल में किस नगर का महत्व प्रतिपादित होता है? तो अयोध्या का होता है। अयोध्या का उल्लेख किस गुप्तकालीन अभिलेखों में मिलता है? तो कर्मदंडा अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में अयोध्या में बौद्ध प्रतिमा का निर्माण किस बौद्ध भिक्षु ने करवाया था? तो अभय मित्र ने करवाया था। अब देखते हैं कुमार गुप्त द्वितीय को। पूर्व गुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो कुमार गुप्त द्वितीय हुए। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार पूर्व गुप्त के कितने पुत्र थे? तो कुमार गुप्त द्वितीय और नरसिंह गुप्त बालादित्य थे। अब देखते हैं बुद्ध गुप्त को। कुमार गुप्त द्वितीय के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो बुद्ध गुप्त हुए। किस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि बुद्ध गुप्त पूर्व गुप्त का पुत्र था? तो नालंदा के मुहर से होता है। बुद्ध गुप्त की माता का क्या नाम था? तो चंद्र देवी था। किस गुप्त शासक की प्रथम तिथि 477 ईस्वी से सारनाथ के लेख में मिलता है? तो बुद्ध गुप्त का मिलता है। दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख में किस गुप्त शासक को परम भास्कर महाधिराज कहा गया है? तो बुद्ध गुप्त को कहा गया है। स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी में सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा गया है? तो बुद्ध गुप्त को कहा गया है। उत्तर गुप्त कालीन स्वर्ण मुद्राओं पर श्री विक्रम की उपाधि किस गुप्त शासक ने संबंधित है? तो बुद्ध गुप्त से संबंधित है। गुप्त शासक बुद्ध गुप्त के किस अभिलेख में पूर्व मालवा का सामंत मातृ विष्णु का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख से मिलता है। स्कंद गुप्त के पश्चात किसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति एवं प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था? तो बुद्ध गुप्त ने किया था। गुप्त शासक बुद्ध गुप्त किस धर्म का मातानी था? तो बौद्ध धर्म का था। किस अवंती गुप्त सम्राट के समय गुप्त साम्राज्य सर्वाधिक विस्तृत था? तो बुद्ध गुप्त के समय। कौन अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से नर्मदा नदी तथा मालवा से बंगाल तक विस्तृत भूभाग पर शासन किया था? तो बुद्ध गुप्त ने किया था। बुद्ध गुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य के कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो 3 भागों में किया गया था। मगध क्षेत्र में नरसिंह बालादित्य, मालवा क्षेत्र में भानुगुप्त, बंगाल भाग में वैन्य गुप्त में किया गया था। नरसिंह गुप्त बालादित्य को देखते हैं अब। तो बुद्ध गुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य हुए। भीतरी मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त की माता का नाम क्या उल्लेखित है? तो महादेवी चंद्र देवी है। गुप्त साम्राज्य का विभाजन किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुआ? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में हुआ। हुर नरेश मिहिर कुल का समकालीन गुप्त शासक कौन था? तो नरसिंह गुप्त बालादित्य था। नालंदा मुद्रा लेख में बालादित्य को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? तो परम भागवत की। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य किस धर्म का मातान्वित था? तो बौद्ध धर्म का था। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य किस बौद्ध विद्वान की शिष्यता ग्रहण की थी? तो वसुबंधु की थी। गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर किस आक्रमणकारी को मुक्त कर दिया? तो हुर नरेश मिहिर कुल को। अब देखते हैं भानुगुप्त को। गुप्त शासक भानुगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन के अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है। एरन अभिलेख में किस गुप्त शासक को संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर जगती प्रवीरो तथा महान राजा कहा गया है? तो भानुगुप्त को कहा गया है। गुप्त शासक भानुगुप्त ने किसके विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की थी? इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। तो हुर्नों के विरुद्ध युद्ध में। वैन्य गुप्त गुप्त शासक वैन्य गुप्त के विषय में जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से है? तो गुणोधर बांग्लादेश के
कोमिला ताम्रपत्र लेख से। अब देखते हैं कुमार गुप्त तृतीय को। नरसिंह गुप्त बालादित्य के पश्चात गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो कुमार गुप्त तृतीय। भीतरी तथा नालंदा मुद्रा लेखों में कुमार गुप्त तृतीय की माता का नाम क्या उल्लेखित है? तो महादेवी मित्र देवी है। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन हुआ? तो कुमार गुप्त तृतीय हुआ। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त चंद्रादित्य था। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या क्या था? देखते हैं। तो अयोग्य तथा निर्बल उत्तराधिकारी, शासन व्यवस्था का संघात्मक स्वरूप, प्रांतीय शासकों के विशेषाधिकार, बाह्य आक्रमण और हुग्न आक्रमण था, उच्च पदों का आनुवंशिक होना, बौद्ध धर्म का प्रभाव, उत्तराधिकार का युद्ध, स्थानीय प्रांत राजाओं की स्वतंत्रता, सामंतवाद का विकास, केंद्रीय शक्ति का दुर्बलता, साम्राज्य की विशालता, एकता एवं स्थायित्व का अभाव, सैन्य एवं प्रशासनिक शिथिलता, राष्ट्रवादी भावना का अभाव, पारस्परिक संघर्ष एवं विदेश का वातावरण था। अब देखते हैं गुप्तकालीन संस्कृति को। गुप्तकालीन संस्कृति देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस राजवंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त राजवंश को जाना जाता है। गुप्त राजवंश को पेरिक्लिन युग की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो एल.डी. बर्नाट ने दिया है। किस गुप्त राजवंश को स्वर्ण युग की संज्ञा का सर्वप्रथम किस भारतीय ने दिया है? तो के.एम. मुंशी ने दिया है। गुप्त राजवंश को भारत का एलिजाबेथ और स्टुअर्ट काल की संज्ञा किस इतिहासकार ने दिया है? तो वी.ए. स्मिथ ने दिया है। गुप्त राजवंश को श्रेयन युग की संज्ञा किस भारतीय इतिहासकार ने दिया है? तो आर.सी. मजूमदार ने दिया है। गुप्त काल को पुनर्जागरण की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो मैक्स मुलर ने दिया है। गुप्त राजवंश के स्वर्ण युग के संदर्भ के प्रमुख विशेषताएं को देखते हैं। तो कौन कौन से विशेषता? तो सांस्कृतिक साहित्य का विकास, विज्ञान और कला स्थापत्य के चरम उत्कर्ष, भारतवर्ष की राजनीतिक एकता, धार्मिक सहिष्णुता का कला, बृहत्तर भारत की अवधारणा की स्थापना, आर्थिक समृद्धि का काल, महान एवं चक्रवर्ती सम्राटों का काल, राजनीतिक एकता का काल, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का काल है। किस इतिहासकार ने गुप्त काल को गुप्त वाकाटक काल नाम से दिया है? तो आर.सी. मजूमदार और ए.एस. दांडेकर ने दिया है। गुप्तकालीन काल स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण कौन कौन से है? तो अजंता है, बाग, धारसी, बनौती, घटोत्कच और औरंगाबाद की गुफाएं हैं। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन को देखते हैं। गुप्त काल में साम्राज्य की सभी संपूर्ण सर्वोच्च शक्तियों का स्वामी कौन होता था? तो सम्राट होता था। गुप्त काल में कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित थी? तो राजतंत्रात्मक था। राजा को सलाह देने वाली मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? तो अमात्य वर्ग कहलाता था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो पाटलिपुत्र में। गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में। राज्यसभा का उद्देश्य किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है तथा जिसके सदस्य सभ्य कहे जाते हैं? तो प्रयाग परिस्थिति में मिलता है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है? तो कालिदास के ग्रंथ तथा कामदंक के नीति सार में मिलता है। किस गुप्तकालीन
गुप्तकालीन ग्रंथ में मंत्रियों तथा आमत्यों के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है, तो कामदक के नीतिसार में किया गया है। कार्त्यायन स्मृति के अनुसार आमत्यों की नियुक्ति किस जाति वर्ण में होनी चाहिए, तो ब्राह्मण वर्ण में होनी चाहिए। गुप्त दरबार के 9 रत्नों का संबंध किस शासक से था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से था। प्रयाग प्रशस्तम अभिलेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया है, तो बंदी बनाकर मुक्त कर देना यानी ग्रह मोक्षानुग्रह के द्वारा किया गया है। गुप्त काल के प्रशासन में प्रथम कुलीन के प्राधिकारी से क्या तात्पर्य है, तो मुख्य शिल्पी हैं। अब देखते हैं गुप्तकालीन केंद्रीय प्राधिकारी को, तो कुमारमात्य तो किसको कहा जाता, तो युवराज कुमारमात्य के कार्यकाल को अधिग्रहण कहा जाता था। प्रतिहार तो सम्राट के अंतःपुर का रक्षक है। महाप्रतिहार तो राजमहल के रक्षकों का प्रधान। महाबालाधिकृत तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति। संधि विग्राहक युद्ध और शांति का मंत्री विदेश मंत्री। महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश एवं सैन्य अधिकारी। दंडपाशिक तो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक तो धर्म नैतिकता तथा मंदिर प्रबंधन का प्रधान अधिकारी। खाद्य टपाकिक तो सम्राट के रंधनागर रसोई घर का अध्यक्ष। महाछपटलिक तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। रणभाग्रिक तो सैनिक सामग्रियों के प्रबंध का अधिकारी। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंत्री देखते हैं, नाम और पद तो यानी ध्रुवभूति तो समुद्रगुप्त का खाद्य पट्टिक तथा महादंडनायक। हरिसेन तो ध्रुवभूति का पुत्र समुद्रगुप्त का कुमारमात्य संधि विग्रह तथा महादंडनायक। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का कुमारमात्य। पृथ्वीसेन तो शिखर स्वामी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का कुमारमात्य तथा महाबालाधिकृत। वीरसेन तो हरिसेन का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहक। आम्रकदेव तो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति। अब देखते हैं प्रांतीय प्रशासन को। गुप्त काल में प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो देश अवनी भुक्ति राज्य के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में प्रमुख प्रांत कौन कौन से थे, तो सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र, पश्चिमी मालवा यानी अवंती, पूर्वी मालवा एरन, तीर भुक्ति पुंड्रवर्धन मगध। गुप्त काल में प्रांतों भुक्ति के प्रशासक को क्या कहा जाता था, तो उपरिक राज्यपाल एवं गोप्ता कहा जाता था। गुप्त काल में प्रांतों भुक्ति के प्रशासक उपरिक राज्यपाल की समनियुक्ति कौन करता था, तो सम्राट। गुप्त काल में सीमावर्ती प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था, तो गोप्ता कहा जाता था। गुप्त काल में उपरी के राज्यपाल की नियुक्ति प्रायः कितने वर्षों के लिए तक की जाती थी, तो 5 वर्ष तक संभवतः। भुक्ति शब्द सर्वप्रथम किस गुप्तकालीन अभिलेख में मिलता है, तो प्रयाग प्रस्तुति में मिलता है। गुप्त वंश के पतनोन्मुख के समय सर्वप्रथम कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था, तो जूनागढ़ हुआ था। गुप्तकालीन प्रांतीय गवर्नर उपरी की नियुक्ति और उसके अधिकारों के संबंध में कौन से जानकारी के प्रमुख स्रोत उपलब्ध है, तो कुमारगुप्त प्रथम और विष्णुगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र और बुधगुप्त के एरन स्तंभ लेख में उपलब्ध है। अब देखते हैं जिला तथा नगर प्रशासन को देखते हैं। गुप्त काल में भुक्ति प्रांतों का विभाजन किस प्रशासनिक इकाई के रूप में हुआ था, तो विषय यानी जिला के रूप में हुआ था।
गुप्त काल में विषय यानी जिला के प्रधान प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो विषयपति या कुमार माते कहा जाता था। गुप्त काल के विषय यानी जनपदों के कार्यकाल के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पुस्तपाल कहा जाता था। विषयकालीन प्रशासनिक समिति के सदस्य को क्या कहा जाता था? तो विषय महत्तर कहा जाता था। अब देखते हैं विषय जनपद समिति के सदस्य को देखते हैं। नगर सृष्टि को तो उद्यमपतियों का प्रमुख है। सार्थवाक तो व्यवसायिकों का प्रधान है। प्रथम कुलिक यानी प्रधान शिल्पी। प्रथम कायस्थ यानी कर्णिकों लिपिकों का प्रधान है। गुप्त काल में नगर के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो पुरपाल कहा जाता था। गुप्त काल में विषय जिला प्रशासन के मुख्य कार्यालय को क्या कहा जाता था? तो विषय अधिष्ठान अधिग्रहण कहा जाता था, अधिकरण कहा जाता था। गुप्त काल में नगर में कर यानी टैक्स एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दांग्रिक कहा जाता था। गुप्त काल में धर्मशालाओं के पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? तो अवस्थिक कहा जाता था। अब देखते हैं गुप्त कालीन जिला यानी विषय प्रशासन के उच्चाधिकारी को देखते हैं। भंडारीगृत तो भंडारगार का अधिकारी थे। ध्रुवाधिकरणिक यानी भूमि और उपज संबंधित अधिकारी। अक्षपटलिक यानी लेखागार अभिलेख अधिकारी। सौल्किक यानी शुल्क वसूल करने वाले अधिकारी। गौलमिक यानी वन अधिकारी। शासित यानी आज्ञाओं का प्रारूप बनाने वाला अधिकारी। दिवीर यानी कर्णिक तो लेखक और लिपिक को कहा जाता था। कुलपुत्र यानी अक्षपटल के कर्मचारियों के दुराचार पर रोक लगाना। गुप्तकालीन किस अभिलेख में ग्राम प्रशासन हेतु पंचमंडली का प्रयोग मिलता है? तो सांची अभिलेख में मिलता है। भारत के इतिहास गुप्त वंश के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द का क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो भूमाप करता है। गुप्त काल में गुप्तचर तथा पुलिस को क्रमशः किस नाम से जाना जाता था? तो दूत तथा भाट के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में चोर रज्जू शब्द का तात्पर्य क्या था? तो पुलिस अधिकारियों का एक वर्ग था। गुप्त काल में विषय यानी जनपद से छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? तो वीथी यानी ग्राम समूह था। गुप्त काल में ग्रामों के समूह को किस नाम से पुकारते थे? वीथी, स्थान, स्थली, पेट, पट्टा, पथक के नाम से पुकारते थे। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो पंचमंडली या ग्राम जनपद यानी ग्राम पंचायत था। गुप्त काल में ग्राम के प्रशासन का संचालन कौन करता था? तो ग्राम पंचायत करता था। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था को देखते हैं। गुप्त काल में साम्राज्यों का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सम्राट होता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को क्या कहा गया है? तो महादंडनायक, दंडनायक और स्वर दंडनायक कहा गया है। गुप्तकालीन किन स्थलों से न्यायालय द्वारा जारी मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो नालंदा तथा वैशाली से हुआ है। गुप्तकालीन नालंदा तथा वैशाली से प्राप्त मुद्राओं का किससे संबंधित अंकन किया गया था? तो किसे किया गया था? तो न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण तथा धर्मशासनाधिकरण से किया गया है। गुप्त काल में राजद्रोही फायान के अनुसार कौन सी सजा दी जाती थी? तो दाहिना हाथ काटना था। गुप्त काल में ग्रामों में न्याय का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो ग्राम परिषद यानी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता था। सर्वप्रथम दीवानी तथा फौजदारी विवादों की अलग अलग कोटियां किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहस्पति स्मृति में मिलता है। गुप्तकालीन न्यायालय की श्रेणियां देखते हैं। शासित यानी राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय है। प्रतिष्ठित
तो अस्थायी न्यायालय है। अप्रतिष्ठित यानी विशेष प्रयोजक हेतु स्थापित न्यायालय है। मुद्रित यानी पांड विभाग से संबंधित न्यायालय है। अब देखते हैं गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था को देखते हैं। गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था, तो गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो महाबलाधिकृत कहलाता था। गुप्त काल में गज सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो महापीलुपति कहा जाता था। गुप्त काल में अश्व सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो भट्टाश्वपति कहा जाता था। गुप्त काल में सैनिक सामानों की व्यवस्था करने या रखने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो रण भंडारिक कहा जाता था। पर्याय परिस्थिति में उल्लेखित गुप्तकालीन प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? तो शक्ति, प्रश्य, अस्सी, परशु, शर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, नाचारा था। अब देखते हैं आर्थिक जीवन को। तो गुप्त काल का आर्थिक जीवन देखते हैं। तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्मदेय कहा जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों, भिक्षुओं, विद्वानों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था? तो न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा गया है? तो उर्दंग तथा भागकर कहा गया है। गुप्त काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः क्या थी? तो 1/6 भाग था। गुप्त काल में भूमि मापक इकाई क्या थी? तो निवर्तन था। अरग घटक शब्द का क्या अर्थ है? तो सिंचाई का साधन है। अब देखते हैं गुप्तकालीन के विभिन्न कर देखते हैं। भूमि कर कितना था? तो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। भाग यानी राजा के लिए सुरक्षित उपज का 1/6 हिस्सा। भोग तो राजा को प्रजा द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, पुष्प, ईंधन के भेंट। ऊपरी कर तो अस्थाई ऊपरी कर क्या था? तो अस्थाई कृषकों से लिए जाने वाला कर था। उदंग तो अस्थाई कृषकों से लिए जाने वाला कर था। ऊपरी कर यानी अस्थायी कृषकों से लिए जाने वाला और उर्दंग अस्थायी कृषकों से लिए जाने वाला कर था। उदक या विदक भागम सिंचाई कर था। हिरण्य कृषि उत्पाद के बदले राजा के द्वारा लिए जाने वाला धन था। हलेक या कर हल दंडकार तो प्रति हल पर कर था। गुलम यानी वन में उत्पन्न सामग्री पर लगाने वाला कर। में यानी अन्न के रूप में प्राप्त कर। विशिष्ट यानी बेगार। किलिपत तथा उपकिलिपत यानी बिक्री कर और क्रय कर था। शुल्क यानी नगरों में वसूल किए जाने वाला बिक्री कर। गुप्तकालीन भूमि के प्रकार देखते हैं। क्षेत्र भूमि यानी कृषि योग्य भूमि। वास्तु यानी निवास करने योग्य भूमि। खील यानी जुता हुआ खेत या कृषि योग्य भूमि। अपृहत यानी बिना जोती हुई जंगली भूमि। अप्रदा यानी बिना बंदोबस्त की हुई भूमि। आदेव मात्रिक यानी कृत्रिम साधनों के द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर भूमि। प्राकृतिक घास भूस आच्छादित निकृष्ट भूमि। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करते हैं। यह कथन किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो कामोद्दीपक के नीति सार में है। अब देखते हैं कृषि एवं उद्योग को। गुप्तकालीन कवि कालिदास ने किसे राष्ट्रीय संपत्ति का 12 भाग माना है? तो कृषि तथा पशुपालन को माना है। किस गुप्तकालीन
ग्रंथ में लोहे से बने हल के फाल के लिए 5 नाम दिए गए हैं? तो अमरकोश में। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है? तो विरह संहिता में मिलता है। गुप्त काल में पौधों पर में कलम बांधने का प्राचीनतम साहित्य प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो बृहद संहिता में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो सुदर्शन झील गुजरात में है। गुप्तकालीन प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो धान, गेहूं, जौ, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, बाजरा, मसाले, धूप, नील, सरसों आदि था। गुप्तकालीन प्रमुख फलों उत्पादन कौन से थे? तो कटहल, केला, जामुन, अनार, अंगूर था। गुप्त काल में कृषि सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से थे? तो बांध, तालाब, नहर, कुआं, रहट, नदियां आदि था। अधिकांशतः कृषि वर्षा जल पर निर्भर रहती थी। गुप्त काल में उद्योग धंधों का संचालन कौन सी संस्था करती थी? तो श्रेणियां करती थी। गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? तो निगम कहा जाता था। गुप्त काल में व्यापारिक समूहों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। गुप्तकालीन किस साम्राज्य किस स्थल से प्राप्त मोहरों से श्रेणी संगठन के अस्तित्व का बोध होता है? तो वैशाली विहार से होता है। गुप्त काल में व्यापारिक श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में सर्वप्रमुख उद्योग कौन से थे? तो कपड़े का निर्माण करना था। गुप्तकालीन किस प्रमुख व्यापारिक नगर की श्रेणियां अपने सिक्के जारी करती थी? तो तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी करती थी। अब देखते हैं गुप्तकालीन के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो गुप्तकालीन के प्रमुख नगर भरौच, उज्जैनी, प्रयाग, विदिशा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिरछत्र, तक्षशिला और साकेत था। गुप्तकालीन के प्रमुख उद्योग धंधे कौन कौन से थे? तो धातु कला, मूर्तिकला, चित्रकारी, शिल्पकारी, वस्त्र निर्माण, वन द्रव्य, जहाज निर्माण, कृषि कार्य, चर्म उद्योग, काष्ठ उद्योग, पशुपालन, खनन, मिट्टी के बर्तन निर्माण था। अब गुप्तकालीन के निर्यातित वस्तुओं की सूची देखते हैं। जो निर्यातित वस्तुएं हैं तो कपड़े यानी सूती रेशम के, हाथी के दांत की वस्तुएं, नारियल, नील, बहुमूल्य पत्थर, गरम मसाले, सुगंधित द्रव्य, चंदन, दवाएं और औषधि का निर्यात होता था। गुप्त काल में प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन से थे? तो भरौच यानी गुजरात और ताम्रलिप्ति बंगाल में था। गुप्त काल में किन देशों में भारत का व्यापारिक संबंध था? तो यूरोप, रोम में, जावा, दक्षिणी पूर्व एशिया, सुमात्रा, मलेशिया, चीन, श्रीलंका में था। गुप्तकालीन पटवाई श्रेणी का संबंध किससे था? तो वस्त्र व्यापार से था। गुप्तकालीन किस अभिलेख में नगरीय जीवन का जीवंत वर्णन मिलता है? तो कुमारगुप्त के कालीन मंदसौर अभिलेख में मिलता है। गुप्तकालीन किस ग्रंथ में नागरिक जीवन शैली का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो वात्स्यायन कृत कामसूत्र में मिलता है। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के किस ग्रंथ में पुहार तथा मदुरै के नगरीय बाजारों का वर्णन मिलता है? तो शिल्पाधिकारम में मिलता है। गुप्तकालीन किस दक्षिण भारतीय स्थल में रोमन सम्राट आर्केडियम, अर्नास्टेशियस तथा जस्टिनियन के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिका मेडू से हुए हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पत्तन बंदरगाहों से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति से होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किन क्षेत्रों में था? तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था।
गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल में भारत में आयात की एक प्रमुख मद क्या थी? तो घोड़े थी। कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस संघ का उल्लेख मिलता है? तो पट्टवान यानी तंतुवाय श्रेणी का मिलता है। प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो नाना देशी कहा जाता था। वह श्रेणी जो कुमार गुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दशपुर में बस गई थी, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो रेशमी सूत्र पट्ट वस्त्र था। हुर्न आक्रमण के परिणाम स्वरूप मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के पश्चात भारतीय व्यापारियों के द्वारा व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त केंद्रित स्थान कौन सा था? तो दक्षिण पूर्व एशिया था। गुप्त युग में पैठर्न यानी प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी था। अब देखते हैं गुप्तकालीन मुद्राएं। प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस राजवंश ने जारी की थी? तो गुप्त राजवंश ने किया था। गुप्त शासकों ने किन किन धातुओं की मुद्राएं जारी की थी? तो स्वर्ण, रजत, ताम, पीतल और सीसा का किया था। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। आरंभिक गुप्त अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? तो दिनार। दिनार किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 1:16 था। भारत में दिनार मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो कुषाण के काल में। चीनी यात्री फयान के अनुसार गुप्त काल में साधारणतः लोग क्रय विक्रय में किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो कौड़ियों का करते थे। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो रूपक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी तथा ताम्र मिश्रित मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दरब कहा जाता था। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो कुमार गुप्त प्रथम ने 14 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। गुप्तों की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी थी? तो दीनार यानी स्वर्ण मुद्रा थी। गुप्तकालीन सिक्कों का अक्षय भंडार किस स्थान से प्राप्त है? तो बयाना से। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठ कुलीन निगम से क्या तात्पर्य था? तो साहूकारों तथा शिल्पियों का निगम था। गंधिकों द्वारा सिक्के चलाए जाने वाले प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौशाम्बी से। अब देखते हैं गुप्तकालीन के समाज को, इनका सामाजिक जीवन देखते हैं। तो गुप्तकालीन समाज किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था पे। गुप्तकालीन समाज के सभी वर्ण एवं जातियों में किस वर्ण का स्थान प्रतिष्ठित था? तो ब्राह्मणों का था। गुप्तकालीन किस संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मणों की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्या के जल से तथा शूद्र की विष से की ली जानी चाहिए? तो न्याय संहिता में कहा गया है। गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था में उच्चतम तथा निम्नतम सामाजिक स्थिति क्रम से किसकी थी? तो ब्राह्मण तथा शूद्र की थी। गुप्त काल में क्षत्रिय क्रम अपनाने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? तो ब्राह्म क्षत्र कहा जाता था। किस गुप्तकालीन विद्वान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के मकान क्रमशः 5, 4, 3 तथा 2 कमरों वाले होने चाहिए? तो 12 महिर के अनुसार। गुप्तकालीन ब्राह्मणों का मुख्य कर्म क्या था? तो धार्मिक एवं साहित्यिक कर्म है। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्यिक कर्म अपनाने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता था? तो आर्षधर्म कहा जाता था। चीनी यात्री फयान ने अछूतों को क्या कहा है? तो चंडाल कहा है। गुप्तकालीन मंदिरों में किस प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा था? तो देवदासी प्रथा का। किस स्मृतियों से विधवा विवाह का समर्थन मिलता है? तो नारद एवं पाराशर स्मृति में मिलता है।
किस गुप्त कालीन ग्रंथ में गणिकाओं यानी वेश्यों को दिए जाने वाले परीक्षण का वर्णन मिलता है? तो वस्त्रयान कृत कामसूत्र में मिलता है। गुप्तकालीन समाज में कौन से प्रमुख मनोरंजन प्रचलित थे? तो संगीत, नृत्य, आखेट और धूत कीड़ा प्रचलित था। गुप्त काल में परमेश्वर लेखक वर्ग के रूप में किस जाति का उद्भव हुआ था? तो कायस्थ का हुआ था। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ या स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलता है। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में श्रुति में मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश के अनुसार अध्यापन कार्य में लगी स्त्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उपाध्याय या तथा आचार्य का किया गया है। गुप्त शासन भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का सर्वप्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो एरन के अभिलेख में मिलता है 1550 ईस्वी में। गुप्तकालीन किस अभिलेख में विशिष्ट यानी बंधुआ मजदूर का साक्ष्य उपलब्ध है? तो प्रभावती गुप्ता का रिद्धिपुर ताम्रपत्र में है। गुप्त उत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो सामंतवाद एवं भूमि दान था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ था? तो गुप्त उत्तर काल में हुआ था। गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात्य वर्ग का उदय किस बात से सुगम बना? तो पुरोहित वर्ग की भूमिदान से। सामंत तथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन समाज में ह्रास एवं पतन के प्रमुख कारण क्या थे? तो जातियों की संख्या बढ़ जाना था। पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे के किस नवीन वर्ग की संरचना हुई थी? तो कायस्थों की हुई थी। दास प्रथा के संबंध में जिस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है उसके लेखक का नाम क्या है? तो नारद है। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित थे? तो विवाह से संबंधित थे। अब देखते हैं धार्मिक जीवन को। किस काल में ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुनरुत्थान और शुद्धिकरण का काल माना गया है? तो गुप्त काल को माना गया है। अधिकांश गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की रक्षा का प्रमुख केंद्र बना? तो बौद्ध धर्म का बना। गुप्त काल में किस धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी? तो वैष्णव धर्म की। गुप्त काल में सर्वाधिक किस भगवान के मंदिरों की स्थापना हुई? तो विष्णु भगवान की। गुप्त काल में हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किन देशों में हुआ था? तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना किस काल की देन है? तो गुप्त काल में है। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह प्रतीक क्या था? तो गरुड़ यानी विष्णु वाहन था। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। किस पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है? तो मत्स्य पुराण में दी गई है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में विष्णु प्रतिमा स्थापित करने की विधि बताई गई है? तो 12 मिहिर की कृति बृहत संहिता में बताई गई है। गुप्त काल के किस अभिलेख में जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त के कहोम स्तंभ अभिलेख में मिलता है। किस काल में सर्वाधिक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के दौरान लोकार्क के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सूर्य देवता का किया गया है। कौन सा स्थान सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? तो मंदसौर, मूल स्थान कोणार्क, मोढेरा है। भागवत धर्म के कितने प्रकार के भक्ति का उल्लेख है? तो 9। कला में विष्णु के किस अवतार को समुद्र
से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है, तो वाराह में किया गया है। अब देखते हैं साहित्य एवं विज्ञान को देखते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक किस भाषा का विकास हुआ था? तो संस्कृत भाषा का। गुप्त वंश के अधिकांश अभिलेख में मुद्रा लेख किस भाषा में मुद्रित थे? तो संस्कृत में। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो गुप्त शासकों ने करवाए थे। प्राचीन साहित्य इतिहास के किस कालखंड में सर्वाधिक साहित्य एवं कला स्थापत्य संस्कृति का विकास हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त कालीन पर्याप्त परिस्थिति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिसेन के द्वारा की गई थी। पुराणों का अंतिम संकलन किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान एवं उनकी रचनाएं देखते हैं। विद्वान और रचनाएं। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र, अमर सिंह तो अमरकोश, शूद्रक मृच्छकटिकम, कामनंदक नीतिसारकम। आर्यभट्ट यानी गणितज्ञ, तो सूर्य के सिद्धांत यानी नक्षत्रों की गणना, आर्यभट्टियम यानी 0.5 का सिद्धांत। वारामिहिर खगोल शास्त्र है। इन्होंने पंच सिद्धांतिका यानी सूर्य चंद्र व पृथ्वी की गति से संबंधित बृहद संहिता, लघु जातक और वृहद जातक में किया है। ब्रह्मगुप्त यानी भारत का न्यूटन, तो ब्रह्म स्तूप का सिद्धांत दिए हैं। महर्षि वाग्भट तो अष्टांग हृदयम की रचना किए हैं। विशाखदत्त तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किए हैं। भास तो स्वप्नवास दत्ता की और चारु दत्ता की रचना किए हैं। असंग तो योगाचार की रचना किए हैं। दंडिन तो दश कुमार चरित्र और काव्य दर्शन की रचना किए हैं। चरक तो चरक संहिता की रचना किए हैं। धन्वंतरी तो ये रस चिकित्सक है। धातुओं सोना, चांदी, तांबा, लोहा के रोग निवारण की शक्ति पारा का आविष्कार किए हैं। भारवी तो कीर्तार्जुनियम की रचना किए हैं। कालिदास किसकी रचना किए हैं? तो रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवतः और ऋतु संहार की रचना किए हैं। चंद्रगोमनी तो चंद्र व्याकरण की रचना किए हैं। नारायण पंडित तो हितो उपदेश की रचना किए हैं। सुबंधु तो वाष्वदत्ता की रचना किए हैं। मेंथा तो हरिग्रीववध की रचना किए हैं। भामह तो काव्यालंकार की रचना किए हैं। वस्त्रभट्टी तो रावण वध की रचना किए हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी राजकवि कौन थे? तो हरिसेन। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज दरबार में विद्वानों की परिषद को क्या कहा जाता था? तो नवरत्न। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि कौन था? तो वस्त्रभट्टी था। गुप्तकालीन मंसौर प्रस्तुति की रचना का संकलन किस काल में किया गया था? तो गुप्त काल में किया गया था। सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? तो आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन धातु विज्ञान के सुमनंत होने का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तो मैरोली का लौह स्तंभ लेख है। किन प्रसिद्ध धार्मिक स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई है? तो नारद, कार्त्यायन, पाराशर तथा बृहस्पति की गई है। किस गुप्तकालीन प्रशस्तिकार रचनाकार को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीति का मर्मज्ञ, कवि तथा पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया है? तो उदयगिरि के गुहा लेख के रचयिता वीरसेन साश्व में किया गया है। पंचतंत्र यानी रचना के 5 तंत्र कौन है? तो मित्र भेद है, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित है।
किस गुप्तकालीन रचना को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है? तो अमरकोश को कहा जाता है। अमरकोश ग्रंथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नाम लिंगानुशासन के नाम से जाना जाता है। अमरकोश ग्रंथ के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार कौन माने जाते हैं? तो क्षीर स्वामी भट्ट माने जाते हैं। षष्ठ दर्शन का पूर्ण विकास किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन ग्रंथ को विज्ञान का विश्वकोश कहा गया है? तो बृहद संहिता को कहा गया है। गुप्त काल में शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ कौन था? तो सुश्रुत था। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? तो आर्यभट्ट था। अब देखते हैं कला और स्थापत्य को देखते हैं। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं तो मंदिर निर्माण में। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो सारनाथ। उत्तर भारत की किस मंदिर निर्माण शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो नागर शैली का हुआ है। गुप्तकालीन किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो नचना कुठार मंदिर में। मेहरोरी लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से है। अब देखते हैं गुप्तकालीन के प्रमुख मंदिर को। मंदिर स्थान और विशेष से। सांची का मंदिर कहाँ पर है? तो सांची मध्य प्रदेश में है। गुप्त काल का प्रारंभिक मंदिर है सांची का मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो यह कलश पर सिंह की मूर्तियां तथा प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृति उत्कीर्ण है। भूमरा का शिव मंदिर तो सतना मध्य प्रदेश में है। तो पाषाण निर्मित मंदिर का गर्भगृह प्राप्त हुआ है और गर्भगृह के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। एरन का विष्णु मंदिर तो इस सागर मध्य प्रदेश में है। स्तंभ सी गज सी नारी मुख से अलंकृत है। नचना कुठार की पार्वती मंदिर तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। गर्भगृह की दीवारों को अलंकृत किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो ललितपुर झांसी उत्तर प्रदेश में है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है इसमें। भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है। शिखर में दैत्याकार मेहराब बनाए गए हैं। गुप्त शासकों के द्वारा बनाए गए 2 स्तूपों का क्या नाम है? तो सारनाथ का धम्मेक स्तूप तथा राजगीर स्थित जारासंग की बैठक है। किस गुप्त शासक ने नालंदा में बुद्ध का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो नरसिंहगुप्त बालादित्य ने करवाया था। गुप्तकालीन उदयगिरी गुहा स्थापत्य का विकास किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था। गुप्तकालीन उदयगिरी पहाड़ी से किस पदाधिकारी का लेख प्राप्त हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन का हुआ है। अजंता पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? तो 29 गुफाएं। अजंता की गुफा के बारे में किस वर्ष सर्वप्रथम पता चला था? तो 1819 में। अजंता पहाड़ी की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती है? तो गुफा संख्या 16, 17, 19 मानी जाती है। अजंता पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद के महाराष्ट्र में है। बाघ की पहाड़ी की कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? तो 9 गुफाएं। बाघ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। किस कालखंड में मूर्तिकार के संदर्भ में दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता दी गई है? तो गुप्त काल में दिया गया है। गुप्तकालीन प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियाँ कौन सी थी?
तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति है। गुप्त कालीन बौद्ध मूर्तियाँ किन किन मुद्राओं में निर्मित की गई है? तो अभय, वरद, ध्यान, भूमि स्पर्श, धर्मचक्र प्रवर्तन में किया गया है। मरणासन्न राजकुमारी का चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 16 में किया गया है। महात्मा गांधी के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्रण किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो अजंता की गुफा संख्या 17 में किया गया है। क्वीन ऑफ केव किस गुफा को कहा जाता है? तो उदयगिरी की गुफा को कहा जाता है। अजंता की गुफाओं के निर्माणाधीन अवधि मानी जाती है तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो 7वीं गुफा को कहा जाता है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग से चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? तो गुप्त युग की करती है। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य अंकित किए गए हैं? तो नचना कुठार मंदिर में किए गए हैं। गुप्त युगीन ब्राह्मण अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो दुर्जनपुर से हुआ है। विविध देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपत संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो मथुरा था। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गिरनार से हुआ है। गुप्त काल में लिखित नाटकों में स्त्री एवं शूद्रों की कौन सी भाषा बोलते थे? तो प्राकृत बोलते थे। 3री शताब्दी ईस्वी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्र एवं उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। शतरंज का खेल का उद्भव किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? तो पंचायतन प्रकार का है। कौन सा नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारी गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? तो मृच्छकटिकम है। किस एक राजवंश के काल में संबंधित अभिलेख में सर्वप्रथम 1 लाख श्लोकों वाली संपूर्ण महाभारत का उल्लेख मिलता है? तो गुप्त वंश में। कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदिताचार्य का भागवत कुशिक के वंशज के रूप में उल्लेख करता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ अभिलेख में करता है। दामोदर ताम्रपत्र लेख जो सामान्यतः प्रशासन का विवरण देता है किसके शासनकाल से संबंधित है? तो कुमारगुप्त प्रथम से। किस एक स्थल पर शिल्प में विष्णु का वारा अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी की गुफा विदिशा में दर्शाया गया है। इसिंग के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो मृग शिखवन में करवाया था। बृहस्पति के अनुसार शिल्पकारों की कितनी श्रेणियां थी? तो 8 है। कला एवं साहित्य में गोपियाँ कृष्ण की प्रमुख अंग कब बनी थी? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो संस्कृत साहित्य में हुआ था। किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? तो मनुस्मृति पर। किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत का प्रयोग अधीनस्थ शासक के अर्थ में किया था? तो अश्वघोष ने किया था। न्यूटन का सिद्धांत से पूर्व किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आर्यभट्ट ने। फायान की यात्रा का विवरण का नाम क्या है? तो फोक्यू की है। किस अभिलेख में महासामंत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो वैन्य गुप्त का गुणोधर अभिलेख में मिलता है। किस पुराण में इतिहास की परिभाषा एवं क्षेत्र की विवेचना की गई है? तो वायु पुराण में। कौन सा गुप्त शासक गायक एवं कवि था? तो समुद्रगुप्त। गुप्त काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कौन सा स्थान था? तो नालंदा था। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप कहाँ मिलता है? तो अजंता में। किस अभिलेख में अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण अंकित है? तो प्रयाग प्रस्थिति लेख में है।
अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला का कहाँ अंकित है? तो बाघ मध्य प्रदेश में है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाले बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ललित विस्तार है। राजग्रहण मोक्षानुसार की नीति किस गुप्त शासक ने अपनाई थी? तो समुद्रगुप्त ने। कला के किस क्षेत्र में गुप्त काल में असाधारण उन्नति हुई थी? तो चित्रकला तथा वास्तुकला में। मंदिरों में किसे शैलकृतीय स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो कैलाशनाथ मंदिर एलोरा को माना जाता है। अब देखते हैं गुप्त उत्तर काल को। गुप्त उत्तर काल में देखते हैं पहले मगध और मालवा का उत्तर गुप्त वंश को देखते हैं। उत्तर गुप्तकालीन मगध इतिहास जानने का प्रमुख अभिलेखीय स्रोत कौन सा था? तो अफसड अभिलेख था। इस अभिलेख में उत्तर गुप्त शासकों तथा मौखरी शासकों के पारस्परिक संबंधों का प्रकाश डाला गया है। तो अफसड अभिलेख में डाला गया है। उत्तर गुप्तकालीन अफसड अभिलेख किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गया बिहार से हुआ है। गुप्तकालीन देवबरनाक अभिलेख किस स्थल से प्राप्त किया गया है? तो शाहबाद आरा बिहार से किया गया है। उत्तर गुप्तकालीन अधिकांश शासक कहाँ के निवासी थे? तो मालवा के थे। उत्तर गुप्तकालीन शासक कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त को मालवा राजपुत्र किस ग्रंथ में कहा गया है? तो हर्षचरित में कहा गया है। उत्तर गुप्त वंशीय शासकों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मगध एवं मालवा था। अब देखते हैं राजनीतिक इतिहास देखते हैं। परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कृष्णगुप्त को माना जाता है। किस शासक के संदर्भ में असफगढ़ अभिलेख में असंख्य शस्त्रों के विजेता असंख्य रिपु प्रताप पंजनिया तथा अक्षेत्र वंश से संबंधित बताया गया? तो कृष्णगुप्त में बताया गया है। प्रवर्ती गुप्त वंश के किस शासक ने प्रयाग में गंगा तट पर अपना प्राण त्याग दिया था? तो कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद कौन सा शासक सिंहासनीन हुआ था? तो दामोदर गुप्त हुआ था। दामोदर गुप्त का समकालीन मौखरी वंशीय शासक कौन था? तो स्वरवर्मा था। मगध पर स्वरवर्मा के अधिकार की पुष्टि किस अभिलेख से होती है? तो देवबरनाक लेख से होता है। दामोदर गुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो महासेन गुप्त हुआ था। किस उत्तर गुप्तकालीन शासक ने मालवा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था? तो देवगुप्त ने किया था। देवगुप्त का विस्तृत उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो मधुबन तथा बांसखेड़ा के लेखों में मिलता है। महासेन गुप्त की मृत्यु के पश्चात किसने मालवा पर अधिकार किया था? तो देवगुप्त ने किया था। मालवा के देवगुप्त ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु किसके साथ मित्रता या मैत्री संबंध बनाए थे? तो गौड़ नरेश शशांक के साथ बनाए थे। मालवा के देवगुप्त ने किस शासक की हत्या पर कनौज पर अधिकार कर लिया था? तो मौखरी शासक ग्रीववर्मा की हत्या पर किया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने किसकी सहायता से कनौज के शासक ग्रीववर्मा की हत्या किया था? तो गौड़ नरेश शशांक की सहायता से किया था। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो वर्धन वंशीय शासक राजवर्धन के द्वारा किया गया था। देवगुप्त की हत्या के उपरांत मगध के क्षेत्र में माधवगुप्त किसके अधीन सामंत नियुक्त हुए थे? तो हर्षवर्धन के। माधवगुप्त की मृत्यु के उपरांत कौन मगध का चक्रवर्ती शासक बना? तो आदित्य सेन बना। मगध पर आदित्य सेन के आधिपत्य का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो अफसड तथा शाहपुर के लेखों से मिलता है। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे? तो मंदसौर लेख से होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो आदित्य सेन था।
किसके शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुतन्सने ने यानी हेंसुआंग ने 2 बार भारत की यात्रा किया था? तो आदित्य सेन ने किया था। कोरिया के बौद्ध यात्री लुई हुन के अनुसार किसने बोध गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाया था? तो आदित्य सेन ने बनवाया था। किस उत्तर गुप्तकालीन शासक को क्षितिज चूड़ामणि राजाओं का सिरमौरा कहा है? तो जीवित गुप्त प्रथम को कहा है। किस अभिलेख में आदित्य सेन को परम भागवत कहा गया है? तो देवबर्नाक लेख में कहा गया है। किस लेख के अनुसार आदित्य सेन ने एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अफस्टगढ़ अभिलेख में करवाया था। आदित्य सेन की मृत्यु के पश्चात कौन सिंहासन हुआ था? तो देवगुप्त द्वितीय हुआ था। चालुक्य लेखों में किस शासक को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है? तो देवगुप्त द्वितीय को। मगध पर शासन करने वाला अंतिम उत्तर गुप्तकालीन शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय था। पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारतीय शासकों में अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो आदित्य सेन था। अब देखते हैं कनौज का मौखरी राजवंश को। मौखरी शब्द का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो पापनी के कृति अष्टाध्यायी में मिलता है। यशोवर्मन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत आर्यव्रत पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौखरी राजवंश ने किया था। कनौज के मौखरी शासक प्रारंभ में किसके अधीनस्थ सामंत थे? तो गुप्त वंश के सामंत थे। मौखरी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो गया के। किस राजवंश के समय में मगध के स्थान पर कनौज राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया? तो मौखरी राजवंश के समय। वर्धन मौखरी संबंध तथा मालवा नरेश देवगुप्त के द्वारा ग्रीववर्मा वध की घटना का ज्ञान किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? तो हर्षचरित से होता है। अब देखते हैं मौखरी राजवंश से संबंधित अभिलेखीय साक्ष्य को। हरहा का लेख है, तो इसका विशेष क्या है? तो बाराबंकी उत्तर प्रदेश से प्राप्त है और यह ईशान वर्मन के पुत्र सूर्य वर्मा के द्वारा खुदाया गया था और इसमें प्रथम 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा और ईशान वर्मा का वर्णन है। जौनपुर का लेख, तो यह लेख जौनपुर के मस्जिद के दरवाजे पर खुदा गया है और इसमें 3 शासकों का उल्लेख मिलता है। हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा नामों एवं कार्यों का विवरण मिलता है। असीरगढ़ मुद्रा लेख, तो असीरगढ़ का मुद्रा तो बरार से प्राप्त एक ताम्र मुद्रा लेख प्राप्त हुआ है और ये मौखरी वंश के 5वें शासक शौरवर्मन के समय में हुआ है। बराबर तथा नागा अर्जुनी के लेख है, तो यह गया जिले के बराबर तथा नागा अर्जुन पहाड़ी में से मौखरी वंश के 3 लेख मिले हैं। इसमें यज्ञ वर्मा, शार्दुल वर्मा और अनंत वर्मा के नाम मिलते हैं और ये बिहार के मौखरी शाखा से संबंधित हैं। बरवा यूप अभिलेख, तो ये राजस्थान के बरवा नामक स्थान से यज्ञ यूप पर खुदे हुए कुछ लेख मिले हैं जिसमें राजस्थान के मौखरी शासक का ज्ञान प्राप्त होता है। सोहनाग का लेख, तो यह देवरिया जिले उत्तर प्रदेश के सोहनाग नामक स्थान से यह लेख प्राप्त हुआ है। मुद्राएं, तो ये फैजाबाद अयोध्या जिले के भिटौरा से प्राप्त मौखरी कालीन मुद्राओं का ढेर प्राप्त हुआ है। नाम के साथ इसमें तिथियां भी उत्कीर्ण किया गया है। मौखरी लेखों तथा साहित्य ग्रंथों मौखरी तथा मुखर शब्दों का प्रयोग किस वंश से संबंधित है? तो मौखरी राजवंश से संबंधित है। मुखर वंश का प्रयोग किस ग्रंथ में उल्लेखित मिलता है? तो हर्षचरित में मिलता है। अब देखते हैं राजनीतिक इतिहास को। तो मौखरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हरि वर्मा को माना जाता है।
मौखरियों की गंगा यमुना के दोआब में शासन करने वाली शाखा ही इतिहास में सबसे अधिक है। इनकी राजधानी कहाँ स्थित है? तो कन्नौज में। प्रारंभिक मौखरी शासक किसके अधीनस्थ सामंत प्राधिकारी थे? तो गुप्त वंश के थे। कन्नौज के मौखरी वंश के प्रारंभिक ज्ञात शासक कौन थे? तो महाराज हरिवर्मा थे। हरिवर्मा का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो आदित्य वर्मा। असीरगढ़ के लेख में आदित्य वर्मा की माता का क्या नाम मिलता है? तो भट्टारिका देवी जयस्वामिनी मिलता है। आदित्य वर्मा के पश्चात मौखरी वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ईश्वर वर्मा हुए। मौखरी शासक ईश्वर वर्मा ने किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? तो धार, मालवा, आंध्र, रेव तक का प्राप्त की थी। मौखरी के सामंत स्थिति में स्वतंत्र स्थिति में लाने वाला प्रथम प्रतापी शासक कौन था? तो ईशान वर्मा था। मौखरी शासक ईशान वर्मा किसका पुत्र था? तो ईश्वर वर्मा का पुत्र था। किस मौखरी वंशीय शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ईशान वर्मा ने। ईशान वर्मा के पश्चात मौखरी वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो शौर वर्मा हुआ था। मौखरी शासक शौर वर्मा ने मगध पर आक्रमण कर किसे पराजित किया तथा मगध पुनः मौखरी साम्राज्य में शामिल हुआ? तो दामोदर गुप्त को। मौखरी राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो शौर वर्मा था। शौर वर्मा के पश्चात मौखरी वंश का उत्तराधिकार कौन बना था? तो अवंती वर्मा बना था। शौर वर्मा को किस लेख में महाअधिराज कहा गया है? तो असीरगढ़ राजमुद्रा लेख में कहा गया है। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि मौखरी शासक शौर वर्मा हुर्नों यानी मलेच्छों को पराजित किया था? तो अवसड अभिलेख से होता है। मौखरी शासक अवंती वर्मा किस समकालीन राजवंश से विवाहित संबंध स्थापित किए थे? तो थानेश्वर के पीयूषभूत वंश के साथ किए थे। अवंती वर्मा के पश्चात मौखरी वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो ग्रीव वर्मा 600 से लेकर 605 ईस्वी में हुए थे। मौखरी शासक ग्रीव वर्मा से संबंधित जानकारी किस साहित्य ग्रंथ में मिलती है? तो हर्षचरित में मिलता है। मौखरी शासक ग्रीव वर्मा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री के साथ हुआ था। हर्षचरित में उल्लेखित मालवा का दुष्ट शासक किसे निर्देशित किया गया है? तो देवगुप्त को। कन्नौज के मौखरी शासक ग्रीव वर्मा की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा। ग्रीव वर्मा की हत्या के उपरांत उसकी पत्नी राजश्री को किसने कन्नौज कारागार में कैद कर रखा था? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने। ग्रीव वर्मा की हत्या के उपरांत हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? तो कन्नौज में। ग्रीव वर्मा की मृत्यु के बाद किस वंश की स्वाधीनता का अंत हो गया? तो मौखरी वंश का हो गया। मौखरी वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो ग्रीववर्मन को माना जाता है। बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? तो गौर नरेश शशांक था। अब देखते हैं वल्लवी के मैत्रक वंश को देखते हैं। वल्लवी के मैत्रक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो भट्टाकर के द्वारा किया गया था। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार्क किस वंश के अधीनस्थ पदाधिकारी थे? तो गुप्त वंश के। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टार्क के पुत्र धर्षण प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सेनापति की। मैत्रक वंश के प्रारंभिक शासक ध्रुवसेन प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो परम भट्टाकर पादानुअध्यात किया था। मैत्रक वंश के शासक की राजधानी कहाँ स्थित है? तो वल्लभी गुजरात में। गुप्त वंश के पतन के बाद पश्चिमी भारत में किस सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ था? तो वल्लभी के मैत्रक का हुआ था।
किस मैत्रक वंशीय शासक के काल में प्रतिवर्ष विशाल बौद्ध धार्मिक समारोह का आयोजन होता है? तो शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य के शासन में होता है। कौन सा मैत्रक वंशीय शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? तो ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य था। मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ध्रुवसेन द्वितीय बालादित्य के पश्चात मैत्रक वंश का उत्तराधिकार कौन हुआ था? तो धरसेन चतुर्थ 646 से 650 तक हुआ था। सर्वप्रथम किस मैत्रक वंशीय शासक ने परम भट्टारकर, महाधिराज, परमेश्वर चक्रवर्ती जैसे सार्वभौम शासक की उपाधि धारण की थी? तो धरसेन चतुर्थ ने किया था। किस मैत्रक वंशीय शासक ने गुर्जर प्रदेश भौरोच पर अधिकार कर लिया? तो धरसेन चतुर्थ ने किया था। मैत्रक वंश का अंतिम शासक ज्ञात हो कौन होता था? तो शिलादित्य सप्तम होता है। मैत्रक वंश का विनाश कैसे हुआ था? तो अरब आक्रमणकारियों के द्वारा हुआ था। मैत्रक वंशीय शासक किस धर्म में आस्था रखते थे? तो बौद्ध धर्म में। मैत्रक राजवंश के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र स्थल कौन सा था? तो वल्लभी विश्वविद्यालय था। मैत्रक वंशीय शासनकाल में व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र स्थल कौन सा था? तो वल्लभी गुजरात था। किसके शासनकाल में अरबों ने वल्लभी पर आक्रमण कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया था? तो शिलादित्य पंचम के काल में किए थे। अब देखते हैं हुन शक्ति का उत्थान एवं पतन को। तो हुन जातियाँ मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मध्य एशिया के। हुर्नों की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी थी? तो पश्चिमी शाखा एवं पूर्वी शाखा था। हुर्नों की किस शाखा ने भारत पर कई आक्रमण किए थे? तो पूर्वी शाखा ने। हुर्नों की पूर्वी शाखा ने किस भारतीय परिक्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया था? तो आकाशस नदी घाटी अफगानिस्तान ने बनाया था। हुर्नों की पूर्वी शाखा इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो एफ्थलाइट श्वेत हुर्न से प्रसिद्ध है। चीनी साहित्य में हुर्नों को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो हुंग नुंग से किया गया है। हुर्नों की पश्चिमी शाखा किस क्षेत्र में विध्वंसात्मक गतिविधियां अपनाई थी? तो रोम ने अपनाया था। तो हुर्नों का सर्वप्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गुप्त शासक के। भारत पर हुर्न आक्रमण का द्वितीय नेता कौन था? तो तोरमान था। भारत में हुर्नों की सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो तोरमान को माना जाता है। तोरमान का पुत्र तथा उत्तराधिकारी कौन था? तो मिहिर कुल था। किस भारतीय शासक ने हुर्न आक्रमणकारी मिहिर कुल को परास्त एवं बंदी बनाए जाने के उपरांत अपनी माता के कहने पर मुक्ति कर दिया था? तो गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य ने किया था। हुर्नों ने किस क्षेत्र पर अपन शासन स्थापित किया था? तो गांधार प्रदेश में। हुर्न आक्रमणकारी मिहिर कुल किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का था। किस अभिलेख में मौखरी सेना को हुर्न विजेता कहा गया है? तो अष्टलेख में कहा गया है। किस वर्धन वंशीय शासक ने हुर्नों को पराजित किया था? तो प्रभाकर वर्धन ने। हर्षचरित में हुर्न हरिण केसरी किस शासक को संबोधित किया गया है? तो प्रभाकर वर्धन को। राजपूत काल में हुर्नों का प्रथम उल्लेख किस शासक के काल में मिलता है? तो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम के शासनकाल में मिलता है। किस पाल वंशीय शासक ने हुर्नों के दर्प को चूर्ण कर दिया था? तो पाल शासक देवपाल ने। मंजू नामक शासक द्वारा हुर्नों के पराजय का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कोथेम तथा गोवंटी लेख में मिलता है। कलचुरी नरेश कर्ण द्वारा हुर्नों की पराजय की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो भेड़ा घाट के लेख में मिलता है। हुर्न किस धर्म को अपनाकर भारतीय समाज एवं संस्कृति में समाहित हो गए थे? तो हिंदू धर्म एवं संस्कृति को।
भारतीय राजपूतों की उत्पत्ति हुर्नों से हुई है। यह किस विद्वान ने सिद्ध करने का प्रयास किया है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। हुर्नों द्वारा जारी सिक्कों को भारतीय परंपरा में क्या कहा गया है? तो गधैया या गधैया कहा गया है। हुर्नों के आक्रमण के मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के बाद भारतीय व्यापारी किस दिशा की ओर उन्मुख हुए हैं? तो दक्षिण पूर्व एशिया में। हुर्नों का प्रभाव क्षेत्र अफगानिस्तान और पश्चिमी भारत में किस प्रकार की मुद्राएं जारी के लिए की गई है? तो सेरेनियम मुद्रा यानी ताम्र और रजत में किया गया है। हुर्नों ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो संस्कृत को। किसने हुर्न आक्रमणकारी मिहिर कुल को पंच भारत का स्वामी तथा सियालकोट को उसकी राजधानी बताया है? तो चीनी यात्री हेन स्वांग ने बताया है। किस भारतीय ग्रंथ में मिहिर कुल को विनाश का देवता और शैतान का अवतार बताया गया है? तो कलहन की कृति राजतरंगिणी में। श्रीनगर में मिहेश्वर यानी शिव मंदिर का निर्माण तथा मिहिरपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो मिहिर कुल के द्वारा कराया गया था। किस धार्मिक ग्रंथों में मिहिर कुल को दुष्टों में प्रथम कहा गया है? तो जैन स्रोतों में। गुप्त उत्तर काल में मालवा तथा सीमावर्ती क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हुर्न मंडल से प्रसिद्ध है। ईसा की तीसरी सदी में हुर्न आक्रमण से किस यूरोपीय समाज का पतन हो गया? तो रोमन साम्राज्य का। कौन सा राजवंश हुर्नों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो गुप्त राजवंश हुआ था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।